नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा SM न्यूज़ लाइव 24 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं सारथी ट्रस्ट में हम विशेष बात करने वाले हैं मोहिनी से। समलैंगिकता क्या होती है, किस तरीके से अपने लाइफ की शुरुआत की जाती है अगर किसी व्यक्ति को जब ये पता चलता है कि वह समलैंगिक है, और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस खास विषय पर हम मोहिनी से बात करेंगे। नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा SM न्यूज़ लाइव 24 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं सारथी ट्रस्ट में हम विशेष बात करने वाले हैं मोहिनी से। समलैंगिकता क्या होती है, किस तरीके से अपने लाइफ की शुरुआत की जाती है अगर किसी व्यक्ति को जब ये पता चलता है कि वह समलैंगिक है, और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस खास विषय पर हम मोहिनी से बात करेंगे और मोहिनी की बायोग्राफी हम आप तक का जरूर पहुँचाएंगे। और आप कहीं जाइएगा, मैं शुरुआत से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। हम सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी के आगे कुछ नहीं है, मोहिनी के आगे स्ट्रगल ही है। इवन सरनेम से ही, मेरे नाम से ही स्ट्रगल चल रहा है। सो मैं अपने बारे में पहले ही बता दूँ कि मैं सारथी ट्रस्ट में एज ए ORW काम करती हूँ, और मैं LGBT कम्युनिटी रिलेटेड CPO, जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहाँ 1 साल से कार्यरत हूँ। और यहाँ जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, LGBTQ समुदाय के जितने भी कम्युनिटी मेंबर हैं, मैं उनके लिए काम करती हूँ। और उनके हेल्थ है, लीगल इश्यूज़ है या ह्यूमन राइट्स है, उनके लिए भी मैं काम करती हूँ। सो जर्नी की अगर देखा जाए तो बहुत लंबी जर्नी है, और स्टार्टिंग से ही समलैंगिकता और ट्रांसजेंडर, तृतीयपंथी, इन सब सारी चीज़ों को अगर समाज के नज़रिए से देखा जाए तो टैबू की तरह देखा जाता था या फिर देखा है। सो इन सब सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चलता है, क्योंकि ये इंडिया है और एक छोटी चीज़ को अगर इवैल्यूएशन लाना है तो उसके लिए कई साल निकल जाते हैं। तो ये तो हमारे अस्तित्व की कहानी है, तो उसके लिए बहुत वक्त लगा। देखते हैं आगे और क्या क्या करना है बाकी, लेकिन मुझे तो भी ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम की लड़ाई नहीं है, खुद के अस्तित्व की लड़ाई है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी इस फील्ड में जुड़ने की शुरुआत कैसे हुई, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपकी बायोग्राफी क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। शुरुआत और ख़त्म ये कभी होता ही नहीं है, अंत भी नहीं है और आराम भी नहीं है। मेरा कहना तो यही है सीधी, क्योंकि किसी स्त्री की शुरुआत कहाँ से होती है या किसी पुरुष की शुरुआत कहाँ से होती है, कोई नहीं बता सकता है। मतलब जन्म से वो अगर पुरुष पैदा हुआ है तो वहाँ से उसकी कहानी चालू हो गई क्या, कि उसका लिंग क्या मैटर करता है, उससे वहाँ चालू हो जाता है क्या? नहीं। तो वहीं कहीं ना कहीं हम समझ लेंगे कि या फिर किन्नरों की वहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि हम लोग कहीं अलग नहीं हैं, हम भी इंसान ही हैं। हम भी पैदा होते बराबर पता नहीं कर सकते हैं कि हम क्या है एग्जैक्टली, आप किन्नर है या समलैंगिक है या फिर पुरुष है या स्त्री है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर होने वाले बदल, या फिर कहीं ना कहीं हमारी सोच, या कहीं ना कहीं हमारा जो नैसर्गिक एक बदलाव होते हुए या फिर एक नेचर बनते हुए जो जा रहा है, उसी को कहीं ना कहीं मैं यहाँ का कारण निर्देशित करूँगी। और अपने बारे में अगर खुल के और भी बताने की चाहूँगी तो मैं जब जन्म से 3 साल की थी तो उस वक्त में फर्स्ट टाइम मुझे वो थोड़ी बहुत यादें मुझे आज भी याद है कि मुझे लड़कियों जैसे कान के पहनना बड़ा पसंद आ रहा था, कि मेरी दीदी जो है वो फ्रॉक पहन रही है, वो कान के पहन रही है, तो कान के पहनते वक्त उनमें एक सेरेमनी होती है जो लड़कियों के लिए कान छिपाते समय। तो उस वक्त में मैंने जिद करी थी मेरी मम्मी को कि मुझे भी मुझे कान छिपानी है। सो ये जब चीज़ मैंने बोली मम्मी, तो उस वक्त मैं गुस्सा करी। उसने नहीं ये इंजेक्शन टाइप होता है बेटा, आपको दर्द होगा, लड़के नहीं करवाते हैं। तब ये सबसे पहला मतलब वर्ड मेरे मम्मी के मुंह से सुनी थी मैंने कि लड़का और लड़की। तो लड़का ऐसा करता है, लड़की ऐसी करती है, आप लड़की नहीं हो, आप लड़का हो। तो वहाँ से ही कहीं ना कहीं वो शब्द मेरे कानों में बार बार आना चालू है। तो वो कहीं ना कहीं खुद को जब तक मैंने पहचान नहीं ली कि मैं क्या हूँ, तब तक तो वही अब सुनना पड़ा
कि आप लड़का हो लड़की जैसे क्यों करते हो, आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए। कहीं ना कहीं स्कूल में होने वाला वही चीज़ें होती थी कि तू शर्ट पैंट में है और ये ऐसे ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है, तेरा हाथ क्यों ऐसे जा रहा है, तू ऐसे बात करते हुए क्यों हाथ ये कर रहा है। तो और बीच में मूवीज़ भी रहती थी तब बॉलीवुड में, वो जो बॉबी डार्लिंग आ रहा है, थोड़ा बहुत हैंकी पैंकी हो रहा है, तो उसको लेकर जोक्स बनते थे मुझ पर स्कूल लाइफ में कि अरे ये क्या है, ये ढीली आत्मा है, या फिर ऐसे कितने सारे गंदी लैंग्वेज में मुझे एक एक वाक्य मुझे बोले जाते थे जो मुझे चुभते थे। कहीं ना कहीं एक मेरे मन में वो भी ख्याल रहता था कि एग्जैक्ट मेरी सिचुएशन क्या है, मैं आज जो हूँ वो क्या हूँ। मम्मी बोलती है कि लड़का बनो, और कोई भी डेफिनेशन करते हुए बताता है कि ये लड़की जैसे हरकतें हैं, ये लड़कियों जैसे हरकतें तुम करो मत, ये लड़के जैसी हरकतें हैं ये। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, लड़का क्या होता है, लड़की क्या होती है। लड़का वो होता है मतलब कपड़े उतारो उसके देखो और उसके बाद में तय करो कि वो लड़का है, कपड़े उतारो देखो और उसके बाद में तय करो कि वो लड़की है। आत्मा से हमारा संबंध क्या है, हम मन में क्या सोचते हैं, हमारे अंदर क्या रुचि है, उसको लेकर भी तो हम कोशिश करते हैं ना कि हम क्या है एग्जैक्ट। अब जब मैं बचपन से ही सोच लूँगी कि मुझे डॉक्टर बनना है तो ज़रूरी नहीं है वो सपना मेरा पूरा होगा ही, लेकिन मैं अपने अस्तित्व को लेकर मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं जो हूँ उसको लेकर मैं अगर सामने जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं आज भी आंखें अपनी बंद करती हूँ और सोचती हूँ कि मैं कौन हूँ, तो अंदर से भी एक आवाज़ आती है कि नहीं, मैं स्त्री ही हूँ और स्त्री से बढ़कर ही हूँ, क्योंकि आज मैं किन्नर हूँ तो आज मैं पुरुषों जैसा भी काम कर सकती हूँ, आज मैं स्त्रियों जैसा भी काम कर सकती हूँ, हर क्षेत्र में मैं काम कर सकती हूँ। मेरा कुछ अलग कोई पहनावा नहीं है, अलग कुछ रीति रिवाज नहीं है, मेरे बस सब कॉमन ही रीति रिवाज है, सब सारी चीज़ें कॉमन है, बस लोगों का नज़रिया अलग हो गया है मेरे प्रति। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं लड़का लड़की करते 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 और वो एक लाइफ का स्ट्रगल सहन करते हुए, क्योंकि बचपन में ही दोस्त थे नहीं मेरे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी कि इसको अगर हमारे बेंच पे बिठाएंगे तो इसकी हरकतें हमें लग जाएंगी, ये किन्नरों जैसे रहता है, ये तो किन्नर है क्या है। इवन इतना हुआ कि आजकल के बच्चों को बैड टच गुड टच तो भी बताया जाता है, लेकिन ऐसा है कि आज जब मेरे साथ वो बैड टच गुड टच वाला काम होता था तो मैं बता नहीं पाती थी कि मुझे इस तरह से छू रहे हैं कोई, या फिर इस तरह से मुझे बता रहा है कोई, इस तरह से मुझे बोल रहा है कि अरे तू लड़के जैसे कपड़े पहन रहा है लेकिन हरकतें क्यों तेरी लड़की वाली। तो ये सब सारी चीज़ें करते हुए मैं खुद कंफ्यूज थी कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। 10th क्लास में आई तो मेरा कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन रहता है, एक मूवमेंट होता है, टीनेज का एक दौर होता है जिसमें हर एक लड़के को, हर एक लड़की को ऐसा लगता है कि मुझे प्यार वाली सिचुएशन आती है, या फिर एक अट्रैक्शन वाला मूवमेंट आता है कि वो लड़का कितना अच्छा लग रहा है या फिर वो लड़की कितनी अच्छी लग रही है, मुझे उसका वो पसंद आ रहा है, उसका मुझे बात स्टाइल पसंद आ रहा है, या फिर मुझे उसके देखने का स्टाइल पसंद आ रहा है। तो मेरा अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा लड़कों की तरफ होता था कि मुझे उसका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। और देखा जाए तो मेरी लाइफ का स्टार्टिंग में भी से और आज तक भी ऐसे दोस्त नहीं बने जो मुझे समझे या मेरे लिए काम करे। तो मेरे बारे में प्यार से भी अगर कोई वर्ड बोल देना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बाप रे, मेरे लिए किसी ने कुछ तो अच्छा बोला या अच्छा कहा। तो फिर उसी वक्त में किसी एक आधे बंदे ने अगर मुझे सामने आकर मुझे बोल दिया कि आपको किसी बात की ज़रूरत है क्या, या फिर आप किसी परेशानी में हो क्या, अगर किसी ने ये भी शब्द बोल दिया तो उसकी तरफ मेरा इतना तो ज़रूर रहता था कि काश ये मेरा दोस्त बनता, ये मेरे बारे में सोचता है या फिर मेरे बारे में इतना ध्यान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में एक प्यार सा महसूस होता था। पर मैं कहीं ना कहीं समझती थी कि नहीं, ये एक दोस्ती का ही है। लेकिन धीरे धीरे समझते हुए एक आगे की लाइफ में गई तो तब मुझे समझा कि नहीं, मेरा ज़्यादातर अट्रैक्शन लड़कों से ही होता है। लड़कियों में ये चीज़ नहीं ढूंढ रही हूँ कि लड़की मुझे अगर कोई केयर कर रही है तो मैं उसमें वो चीज़ नहीं ढूंढ रही हूँ कि अरे ये मैं इससे प्यार करूँ, मैं इससे अच्छी बातें करूँ। पर लड़का अगर कुछ भी संवेदनशील कुछ चीज़ें बोल देता है कि आप परेशान हो क्या, या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, तो उसके तरफ वो तो कहीं ना कहीं अंदर से ही वो चीज़ मेरे अंदर चलती थी कि मैं एग्जैक्ट हूँ क्या। खुद को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से लड़ कर आगे बढ़ते हुए एक जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मुझे गूगल सर्च करी मैंने और वहाँ पे देखा अपने प्रति कि होता क्या है ये सब जो है मेरे अंदर जो चल रहा है,
एक तो पहला कि मेरी हरकत ऐसी है, दूसरा कि मेरा अट्रैक्शन बॉयज़ की तरफ आ रहा है, और तीसरा कि मेरे दोस्त भी कम हैं और मैं सबसे हटके क्यों हूँ, सब लोग मुझे हटके नज़र से ही क्यों देखते हैं। मैं अगर एग्जैक्ट पता कब से चला कि नहीं अब मुझे इस जो चीज़ है भ्रम को हटाना चाहिए, अब 10th क्रॉस हो गया, 12th 11th हुआ? हाँ, तो तब तो वो गूगल का ज़माना ही चल रहा था, तब सब लोग गूगल पे भिड़े रहते थे, तो तब मुझे गूगल सर्च करने पे मैं मजबूर हुई खुद को ही लेकर कि एग्जैक्ट होता क्या है। तो मैंने जस्ट डाला ट्रांसजेंडर। सबसे पहले मेरे दिमाग में अंदर वही था कि सब लोग मुझे किन्नर किन्नर या फिर कोई ऐसा वर्ड बोल रहे हैं, हिजड़ा शब्द बोल रहे हैं, तो मैं क्यों ना वही शब्द को सर्च करूं। तो मैंने ट्रांसजेंडर और हिजड़ा शब्द सर्च किया, उसके नीचे पूरे बायोग्राफी विकिपीडिया आई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की, और ऐसा पूरा जो भी आया तो उसके वो सब पढ़ी मैंने। फिर उसके नीचे फोटोग्राफ्स आए जिसमें जो मुंबई के और दिल्ली के कुछ बॉयज़ थे जो खुद को समलैंगिक बोल रहे थे। तो तब मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में और कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। लक्ष्मी नारायण जी की जीवनी जो उन्होंने लिखी थी या फिर बताई थी, तो उनके पढ़ने के बाद में तब मैं उन्होंने भी अपना सवाल वही रखा था खुद से कि मैं क्या हूँ। तो वही सवाल मैंने खुद से अपने आप को पूछा कि मैं क्या हूँ। तो अंदर से यही आवाज़ आई कि मैं एक स्त्री हूँ। मैं कहीं ना कहीं एक इस जो शर्ट पैंट या फिर ऐसे शरीर में मैं कैद हुई एक ऐसी आत्मा हूँ जो चाहती है कि हमेशा एक स्त्री जैसे रहे या स्त्री भूमिका में ही रहे। क्योंकि हमेशा जब मैं तैयार होते हुए जब मैं आईने के सामने खड़ी होती थी तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होती थी कि मैं एक शर्ट पहनूँ, पैंट पहनूँ और जाऊँ, शूज़ पहनूँ, थोड़े बाल बना लूँ और जाऊँ। जब मैं कहीं ना कहीं चोरी चोरी चुपके चुपके मम्मी की टिकली लगा के देख लेती थी या फिर कान के पहन के देख लेती थी, तो मुझे वो जो खुशी अंदर से होती थी। तो तब से ही मैंने कहीं ना कहीं अपनी पहचान को खुद को समझा और फिर साथी ट्रस्ट से जुड़ी एज ए कम्युनिटी मेंबर। तब मुझे पता चला कि मैं खुद अकेली नहीं आपके हूँ। घर वालों ने किस तरह से आपको एक्सेप्ट किया ना, वहाँ पे आपको कौन सी दिक्कतें हुई, कब कौन से एज में आप गुजरे जब घर वालों ने किसी को एक्सेप्ट किया कि नहीं तुम इस चीज़ के लिए डिजर्व करती हो? मैं कुछ 17-18 साल की उम्र की थी और पूरा नॉलेज लिया खुद के बारे में। पहले तो कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी मेंबर्स क्यों ऐसे होते हैं या फिर मैं क्यों ऐसी हूँ, इन सवालों का पूरा प्रॉपर मैंने खुद का काउंसलिंग किया, खुद को समझा। और मेरे जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। ये समझने के बाद में मैंने अपने घर वालों को बात बताई कि मम्मी मैं ना मुझे लड़कियों में ज़्यादा लगता है, लड़कियों जैसे पहनना ओढ़ना और उनके जैसे रहना या फिर बाल बढ़ाना ये मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी बोले नहीं अभी तेरा बचपना है, ये सब सारी चीज़ें तू सीरियसली ये ध्यान मत दे इनके तरफ। तो हो सकता है तू बहनों की तरफ ज़्यादा देखता है या फिर तुझे शायद से हमने बचपन से ही लाड़ प्यार में रखा है, तो हो सकता है उसकी वजह से। पर फिर मैंने उनको अच्छे से गूगल से ही जितनी भी मेरी स्टडीज़ खुद की थी वो मैंने उनको दिखाई कि मैंने ट्रांस लोगों के ऊपर स्टडी करी है, समलैंगिक लोगों के ऊपर स्टडी करी है और ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हैं। कुछ 1 महीना तो वो शौक में ही थे, डबल टिबल कुछ बातें ही हुई हमारे घर में, उस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं गया। कुछ 1-2 महीने शांति से सब सारी चीज़ें हो रही थी कि ठीक है मान लिया तेरी बातें, लेकिन अभी वो टॉपिक फिर से डिस्कस नहीं होगा क्योंकि तेरे पापा को अभी फ़िलहाल कुछ भी बताना भी नहीं है और कुछ समझाना भी नहीं है। तो और मेरे पापा की भी तब तबीयत ख़राब रहती थी। सो अभी पापा तो नहीं हैं, पर धीरे धीरे हुआ यूँ कि मैं 20 साल की हुई और फिर हरकतें ऐसी थी कि कम्युनिटी से मिलना रोज़ कहीं ना कहीं खुद को लेकर अपने आप से वही कि मैं कैद हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने मम्मी पापा के लिए शर्ट पैंट पहन रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कैद हूँ क्योंकि मुझ में क्वालिटी है बात करने की। बट जब मैं बात कर रही हूँ तो एक पुरुष खुद को रखते हुए बात करते हुए अटक रही हूँ, लेकिन वही अगर मैं स्त्री भूमिका में कहीं ना कहीं किन्नर भूमिका में हूँ तो उस बहुत अच्छे से मैं बात कर पा रही हूँ अगले वाले इंसान से, क्योंकि कोई मुझे जज नहीं कर रहा है कि पुरुष होकर तुम ऐसी औरतों वाली हरकत क्यों कर रही है, कोई जज नहीं कर रहा है मुझे, क्योंकि मैं परिपूर्णता से वहाँ पे बैठी हूँ और मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने अपना डांसिंग का एक मुझे फिर तुमने सडनली घर अपना लीव किया, कम्युनिटी में आए, या फिर उस समय घर वालों का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि नहीं चलो जो वो अब आगे जैसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घर छोड़ना पड़ा मुझे क्योंकि 20 साल की उम्र में जब मेरे पापा की भी डेथ हुई
तो मैंने डांसिंग फील्ड चुनी, जैसे मैं बता रही थी कि मैंने डांसिंग फील्ड चुनी, तो मुझ में और ज़्यादा हरकतें वैसे आने लग गई। तब तक तो जैसे जब डिस्कस किया था मैंने, तब तो मेरे घर में कुछ भी उछाल नहीं हुआ कि चलो ठीक है देखा जाएगा, अभी बच्चा है धीरे धीरे समझेगा, उनका ये भी कहना हो सकता था। तो फिर डांसिंग फील्ड जब मैंने चुनी तो मेरी कहीं ना कहीं कपड़े दिखना, साड़ी दिखना, मेरी लिपस्टिक दिखना, या फिर कभी कभी मैंने लगाई हुई लिपस्टिक कभी मिटती नहीं थी तो वो दिखना, तो वो जब हरकतें दिखी गई तो फिर मम्मी ने एकदम से रोज टोकना या फिर उस पर बोलना कि ये क्या है, तो सुधराई नहीं है, ये सब सारी चीज़ें नहीं चलेगी, तेरे वजह से तेरे भाई की या बहन की शादी नहीं होगी, तो तू अगर ऐसा है तो ठीक है एक काम कर रहे तो तेरा सेपरेट देख ले, हम सेपरेट होते हैं, तू तेरा कैसा क्या है, तेरे तूने सब सोच ही लिया है कि तेरी जीवनी ऐसी ही कर चलने वाली है, तो ऐसे तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक तो तेरे पापा नहीं हैं, मुझ पर सब सारी जिम्मेदारियां हैं, अगर तू भी ऐसे बचकाने वाली चीज़ें करेगा तो कैसे होगा। सो मैंने एक डिसीज़न लिया और मैंने उनको बोली कि मैं सेपरेट होती हूँ। तब मेरा अर्निंग सोर्स सिर्फ डांसिंग का ही क्षेत्र था और मैंने डांसिंग क्षेत्र में ही अपना नाम कमाया और वहाँ से ही मैंने एक निर्णय लिया कि नहीं, आज से मुझे कहीं ना कहीं शुरुआत करनी ही है। मेरे सर थे जिन्होंने मुझे डांसिंग क्षेत्र में लाए और उन्होंने मुझे हेल्प करी, मर मोरकर जी, उनके साथ में मैं रही और वहाँ से फिर 6-7 महीने में अपना किराए का रूम ली और मैं वहाँ पे सेटल हुई। और अभी है एक्सेप्टेड है, घर पे कभी कभी जाना आना होता है मेरा, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पूरी तरह से मैं अभी भी घर पे गई नहीं हूँ। और उनका कहना ये है कि ठीक है तू अपने लेवल में है, आज इतनी मॉडलिंग क्षेत्र में भी मेरा नाम है, एक्टिंग क्षेत्र में भी है, कुकिंग भी है और डांसिंग क्षेत्र में भी है, और कहीं ना कहीं ट्रांस एक्टिविस्ट होने के बाद में इतने सारे जब टीवीज़ में भी मेरे इंटरव्यूज़ आते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं घर वाले, लेकिन उनका कहना है कि तू हमारा सरनेम यूज़ ही मत कर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है समाज का दृष्टिकोण बदलने वाला नहीं है। कल उठ कर तेरी बहन के लिए कोई रिश्ता आएगा तो वो चीज़ वो ही बोलेगी कि तू किसी किन्नर की ही बहन है या फिर किसी किन्नर का भाई है, तो वो हमारे फैमिली में नहीं आ सकती, उसका टॉर्चर तेरी बहन को या भाई को सहना पड़ेगा। सो इसी चीज़ की वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना है, या फिर जो मुझे आगे चल के अपना सरनेम से भी मुझे बहुत कुछ फ़ायदा है, जैसे मेरे डॉक्यूमेंटेशंस है और मेरा जो खुद का एक वजूद है कि मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, तो वो नहीं हो पाया। तो आज तक का जो मोहिनी का सफ़र रहा, तो मोहिनी के लिए बस मोहिनी ही खुद रही और जो समाज का देखने का नज़रिया है या जो फैमिली का देखने का नज़रिया, आज भी उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, इस चीज़ को माने नहीं है। तो अब तक की जो लाइफ का स्ट्रगल है, तो कोई एक ऐसा फीडबैक पार्टनर होता है कि जो लाइफ में हमें समझ के चलता है, हमारे सुख दुख में साथ देता है, तो ऐसा कोई आपको एटलीस्ट पार्टनर मिला या फिर जिसकी जो तलाश आपके मन में थी कि नहीं अब मुझे यहाँ पे एक फुल स्टॉप होना चाहिए, कि मुझे समझने वाला कोई मिल चुका, मेरी हर प्रॉब्लम को समझने वाला कोई नहीं, मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है जो मुझे समझे या मेरी प्रॉब्लम को समझे। कहीं ना कहीं वही दुखड़ा रोना नहीं है मुझे कि मुझे कोई समझेगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी मैंने नहीं बता पाई, और क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी वो चीज़ डबल रिपीट करते हुए खुद को बेचारा साबित करना, मतलब सिंपैथी लेना, वो चीज़ नहीं करना है मुझे, और किसी दूसरे के हाथ पे अपनी लाइफ की डोर नहीं लेनी है। मुझे पता है मुझे सशक्त होना है और मुझे ही शक्तिशाली बनना है। आज तक जितने भी मेरे उतार चढ़ाव आए हैं मैंने खुद ने देखे हैं, खुद ने सहन किए हैं, तो आज इतनी उम्र में आने के बाद में कहीं ना कहीं अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ही निकालने के बाद में मैं नहीं ये करूँगी कि मैं मुझे पार्टनर कोई समझे या फिर मुझे पार्टनर सपोर्ट करे, क्योंकि मैं वो सब मिथिकल है। मुझे पता है कि एक पार्टनर होने से बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स होता है, कंफर्टेबल होता है, लेकिन आज तक मुझे समझने वाला कोई नहीं मिला। क्योंकि आज अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के भी बारे में बोलूँ तो वो अगर मुझे कोई प्यार करने वाला मिला भी होगा तो उसने मुझे यही बोला है कि हाँ ठीक है प्यार तो हो जाएगा, लेकिन आखिर में जो अपनी ज़िंदगी है या फिर अपनी लाइफ है वो एज ए किन्नर में तेरे साथ नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी पापा का सुनना है, मुझे एक लड़की से ही शादी करनी है और उसके साथ ही ज़िंदगी करनी है। सो तेरे बारे में तो सिर्फ मैं प्यार कर सकता हूँ। तो ये जब कहीं ना कहीं दो राहें बन रहे हैं तो उन दो राहों पे मैं चलूँगी, जब मेरी एक ही राह है। सो मैंने अपनी जर्नी अकेले चालू करी हूँ, तो मैं अकेले में ही ख़त्म करूँगी। सारथी ट्रस्ट का किस तरह सपोर्ट रहा, यहाँ की जर्नी कैसे रही आपकी, कितने साल हुए सारथी ट्रस्ट? शुरुआत से ही सारथी ट्रस्ट का मुझे सपोर्ट रहा है। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में प्यार बन के कोई नहीं आया है, लेकिन हाँ एज ए कम्युनिटी मेम्बर ही कहो
तो कम्युनिटी से ही मेरे इतने सारे दोस्त हैं। आज मेरे खुद के फ्रेंड हैं यहाँ पे। कम्युनिटी के जितने भी मेरे लिए तो सर हैं, यहाँ ऑफिस में सर हैं, सीनियर हैं, कोई मुझसे जूनियर है। लेकिन जब ऑफिस से निकलने के बाद मैं किसी की माँ हूँ, किसी की दीदी हूँ, कोई मुझे बेटी बोलता है तो कोई मुझे सहेली बोलता है, तो मैं उन लोगों के साथ में बड़ी खुश हूँ। सारथी ट्रस्ट में जुड़ने वाली पहले तो मैं एज ए कम्युनिटी मेंबर जुड़ी थी और मैं सिर्फ अपने बारे में लेकर ही सोचती थी कि मेरा कैसा, मैं अकेली हूँ, मैं ऐसा वैसा। मैं बहुत बड़ी दुख में यहाँ पहले जुड़ी और खुद के बारे में सोचने के लिए पहले मैं यहाँ पे आई। बट मुझे पता चला कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारी है और उनके ऊपर भी काम होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जो मैंने तकलीफ सहन करी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इन सारी चीज़ों को ऊपर से चले। तो मैंने क्या करना चाहिए, तो वो एक प्रस्ताव रखे आनंद सर ने मुझे, क्यों ना तू पीयर एजुकेटर बन और कम्युनिटी को एक साथ ला, उनको बता अपने बारे में, उनके बारे में थोड़ा सोच और उनसे भी अपनी बातें शेयर कर, उनको भी समझ, उनको कुछ तकलीफ है क्या, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ है क्या, उनको कोई प्रॉब्लम है क्या, ये जोड़। फिर पीयर एजुकेटर से फिर मैं ORW की तरफ आई और ORW में आने के बाद में कम्युनिटी से और रिलेट हुई। कम्युनिटी को रीच करना ये काम होता है ORW का। सो मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर के सवाल उनमें मुझे आंसर बन के मिलते थे और उनके मन के सवाल मैं खुद उनको समझाती थी कि ये चीज़ ऐसी होती है और हम अकेले नहीं, हम बहुत हैं जो एक दूसरे को संभाल सकते हैं। हमें किसी समाज की या फिर किसी और संरचना की ज़रूरत नहीं, हम भी सशक्त हो सकते हैं और अपनी अपनी हॉबीज़ को चुनो। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे हमें अंदर में एक प्रगति आई और ये प्रगति का एक ही कारण था सारथी ट्रस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं LGBT कम्युनिटी पे एक पहला ऐसा ट्रस्ट है जो काम करता है, जो कम्युनिटी के बारे में सोचता है, उनके हेल्थ के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए। सो मैं अपना परिवार ही मानती हूँ सारथी ट्रस्ट को। कितने साल में आपको सारथी ट्रस्ट में? मुझे कुछ 10 साल पीयर एजुकेटर और 1 साल यहाँ ORW को हो रहे हैं, तो 11 साल से मैं जुड़ गई हूँ। तो जैसा आपने देखा कि हमने सारथी ट्रस्ट से बात किया मोहिनी से। मोहिनी ने अपनी लाइफ की पूरी बायोग्राफी में बताई किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है लाइफ में और क्या क्या तकलीफ होती है जब नैसर्गिक तरीके से जो भगवान हमको हमारे अंदर देता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए समाज और घर वालों को भी कितनी दिक्कतें होती है, उसके बाद भी उसको सशक्त बना के आगे बढ़ना और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना, ऐसी है मोहिनी। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और जो लोग जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में या फिर जो खुलकर सामने नहीं आ पाते वो सारथी ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं और मोहिनी से भी बात कर सकते हैं और अपनी हिम्मत और अपनी ताकत खुद आगे बनकर आगे बढ़िए ताकि लोग तुमको देखकर सीखें। इसी तरह के और भी इंटरव्यू हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए SM न्यूज़ लाइव 24। मैं श्वेता मिश्रा, धन्यवाद।